अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लाहौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाला है। वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान ने पूरा जो हवाई अड्डा है उसको ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त लाहौर के हवाई अड्डे से कोई भी विमान टेक ऑफ नहीं कर रही। पूरे इलाके के इर्द गिर्द सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम करा दिए गए हैं। और लाहौर के ही नजदीक है मुरीद के, और मुरीद के में रहते हैं हफीज सईद। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पाकिस्तान यात्रा एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ी गलती। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह से ये 3 बड़ी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया उस संसद भवन का जिसको हिंदुस्तान की मदद से CPWD ने बनाया, और उसके बाद दोपहर में काबुल के लिए वो रवाना हुए। लाहौर में ज़बरदस्त इंतज़ार। महाराजा रंजीत सिंह की एक कहानी की एक कहावत जिसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काफ़ी मशहूर बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त होना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, साउथ एशिया में, कि कोई शख्स सुबह का नाश्ता काबुल में, दोपहर का भोज लाहौर में और रात का भोज दिल्ली में कर पाए। और आज प्रधानमंत्री खुद यही करने वाले हैं। सुबह वो थे काबुल में, दोपहर में वो पहुंचेंगे लाहौर और फिर शाम को डिनर करने वो पहुंचेंगे दिल्ली। फ़र्क सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में और अब में ये कि रंजीत सिंह के वक्त पे दिल्ली नहीं था, अमृतसर था, लेकिन सोच वही। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो करने वाले हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने इसको मशहूर बनाया। बेशक ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें लाहौर के हवाई अड्डे से, जहां पर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। अशोक मेहता साहब कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमृतसर में कही है। बेशक 2005 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऑफर किया, उस समय उन्होंने कहा कि एक माहौल ऐसा होना चाहिए जब भारतीय, वो बात कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट की, कि हम ब्रेकफास्ट अमृतसर में खाएं, लंच लाहौर में और रात का खाना डिनर। मैं ये कह रहा था कि जब सिख साम्राज्य अपने चरम पर था उस वक्त पर भी ये सोच थी कि दिन का खाना जो है वो लाहौर में होना चाहिए और शाम का खाना होना चाहिए अमृतसर में। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रिवर्स करके वो ब्रेकफास्ट वहाँ कर दिया, लंच यहाँ हो रहा है और खाना दिल्ली में होगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ये तस्वीरें देखते होंगे एम्बेसडर तयाल, आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सोच होगी कि काश मैंने भी इस तरह से हिम्मत दिखाई होती, काश मैं भी गया होता पाकिस्तान। जरूर होगी, बिल्कुल होगी कि वो भी ये सब कर सकते थे। उनका तो जन्म हुआ था पाकिस्तान, उनका जन्म हुआ था, वो जाना भी चाहते थे बहुत, पर उस समय बीजेपी और उनका इतना इसके खिलाफ, उनकी पार्टी ने उन्हें कभी बैक नहीं किया। और वो उनको शायद ये भी डर था कि अपोजिशन उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से टूट के पड़ेगी अगर वो चले गए। पर मोदी जी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, अपनी पार्टी पूरी उनके पीछे है। अगर मनमोहन सिंह ने ये किया होता तो बीजेपी पूरे तौर पे उनके पीछे पड़ जाती। कह देते कि आपने नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस किया, समझौता किया, आपने बहुत बड़ी गलती की। आज उसी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में लाहौर पहुंचने वाले। नहीं, देखिए, तब आप थोड़ा सा गौर से पिछले 10 सालों को देखिए तो 2004 में वाजपेयी जी लाहौर गए थे, उसके बाद रिश्ते सुधरने शुरू हुए। उन रिश्तों का सुधार जो है मनमोहन सिंह जी ने जारी रखा और करीब 2008 तक वो बहुत आगे चलते रहे। तो 2008 में जो घटना हुई बॉम्बे में, उसने सब चीज़ों को रोक दिया। 2006 की घटना को भी ये लोग सह गए थे, 2006 में भी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद 2008 में तो हद से गुजर गया था वो। तो ये जो पूरा क्रम था, और अगर आप उस समय की सोचें तो 2008 के बाद ये जो विरोध है बहुत प्रखर हो गया था। उसके पहले उतना नहीं था, क्योंकि वो जो मनमोहन सिंह जी कर रहे थे वो वाजपेयी जी भी नहीं किया था। तो वो एक क्रम था। मुंबई के हमले ने सब बदल दिया, वो क्रम चला जा रहा था। मुंबई के वही हमलावर अभी भी पाकिस्तान में सरेआम घूम रहे। इस वक्त हम आपको सुनाते हैं संजय राउत का बयान। शिवसेना के ये सांसद हैं और लगातार शिवसेना बीजेपी की पाकिस्तान नीति की अब तक निंदा करती आई है। आइए देखते हैं कि शिवसेना के सांसद क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो नेता है बड़े, क्या उनको ये बात हजम हो पाएगी? ये पहली बात। देखिए, दो देशों के प्रधानमंत्री में अगर कोई संवाद होता है तो मुझे लगता है उसमें कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या संवाद हो सकता है, ये पहली बात। उससे पहले भी अटल जी गए हैं और भी हमारे लोग जाके आए हैं वहाँ। अचानक जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हैं नवाज शरीफ के जन्मदिन को मुबारक देने के लिए, मुझे लगता है ये यात्रा अचानक नहीं इस प्रकार से तय होती। दूसरी बात, जिस पाकिस्तान में कल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार अपराधी दाऊद इब्राहिम का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी मात्रा में, और जो न्यूज में देख रहा हूं उसके जन्मदिन पे नवाज शरीफ के बहुत से मंत्री, बहुत से सांसद, आर्मी के अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी, क्रिकेटर्स उसके जन्मदिन पे मौजूद रहने वाले हैं। उसका मतलब क्या है? क्या आज के मुलाकात के बाद दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा? अगर ये होता है तो हम शिवसेना आज की जो भेंट है उसका स्वागत करती है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री ने बीजेपी के तमाम जो स्पोक्सपर्सन्स हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी एक बैठक बुलाई है ताकि किस तरीके से इस मुलाकात के बारे में मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना है, इसके बारे में वो उन्हें ब्रीफ कर पाएं। तो अब से कुछ ही देर में विदेश मंत्री ब्रीफ करने वाली हैं तमाम प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कि इस मुलाकात को किस तरीके से जनता के सामने रखना है। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या बहुत बड़ी भूल? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं मेजर जनरल अशोक मेहता से। अगर कोई चाहता नहीं, लेकिन अगर जो पिछली दफा लाहौर की यात्रा के बाद हुआ, हमने करगिल देखा, अगर वो दोबारा होता है तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर जाएंगे? आपने देखा किस तरीके से उनके साथ ही शिवसेना में उनका अलायंस पार्टनर है, वो किस तरीके से कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी क्या कहते थे, हाल में मैं एक ट्रैक 2 में था तो वहाँ पर कहते थे, एक महीने की बात है, कि हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में बीजेपी की जब सरकार होती है पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन 18 महीने के लिए हम हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये बात तो बहुत अच्छी है कि बातचीत शुरू हो गई और प्रधानमंत्री ने आउट ऑफ द बॉक्स एक कूटनीति का एक नमूना दे दिया। कोई तैयारी नहीं लगती मुझे, ये बड़ा इम्प्रॉम्प्टू। आपको लगता है कि कोई तैयारी नहीं थी? मुझे लगता है कि आज सुबह मूड बना कि लंच खाते हुए चलते हैं लाहौर में। क्या बात कर रहे हैं जनरल साहब? मेरा अनुमान है, आपको लगता है तैयारी नहीं थी? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपका पक्ष लेता हूं। बोलिए बोलिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि बड़ी उम्दा बात है, लेकिन कोई तैयारी नहीं है इसमें, क्योंकि लेकिन ये एक अहम सवाल है। शीलकांत शर्मा साहब से मैं ये सवाल पूछता हूं कि अमूमन जब भी दो हेड्स ऑफ स्टेट की मुलाकात होती है तो खूब तैयारी के साथ होती, ताकि डिप्लोमेट्स के पास कुछ हो दिखाने के लिए कि इस मुलाकात से निकला क्या। जब आप एकाएक मन बनाते हैं कि जाना है, मिलना है, तब क्या बैक चैनल के जरिए कुछ ऐसी तैयारी हुई है जिसके जरिए कुछ निकल के आएगा? ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि जिस तरह से ये ऊपर सरफेस में लग रहा है वैसा है। मतलब कोई भी मीटिंग हो, कोई भी यात्रा है, उसके पीछे तैयारी तो होती ही है और इसके पीछे भी तैयारी हुई होगी और ये बाद में निकल के आएगा। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब मॉस्को में थे तो उनके साथ पूरा उनका जो फॉरेन पॉलिसी की टीम थी उसके बहुत से लोग थे सिर्फ, और विदेश मंत्री यहाँ दिल्ली में थी ताकि वो दिल्ली में बैटिंग कर सकें। तो उसके पहले बैंकॉक में 4 घंटे मुलाकात हुई थी, उसके पहले पेरिस में जो बातचीत हुई थी उसके पहले भी लोग कह रहे थे कि मीटिंग्स थी। तो एक तरह से कुछ होता रहा है, और तो जो कुछ हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, उसकी तह में भी कुछ है। तो भारत का जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में वो कह रहा है कि 5 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से प्रकट होंगे और उनकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या इससे पहले तैयारियां थी या नहीं थी। तो इसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं सज्जन जिंदल का एक ट्वीट। सज्जन जिंदल भारत के एक काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन हैं और हाल में मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की आई कि नवाज शरीफ से आधे घंटे की इनकी एक एक्सक्लूसिव 1-on-1 मुलाकात हुई थी काठमांडू में, जब दोनों नेता सार्क समिट के लिए गए थे।
सज्जन जिंदल ने अब से थोड़ी ही देर पहले ट्वीट किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन इस ट्वीट को हमारे स्क्रीन पर दिखाएं। इस वक्त सज्जन जिंदल का ट्वीट है, वो अपनी पत्नी के साथ लाहौर पहुंचे हुए हैं नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस वक्त आपकी वो स्क्रीन पर है। ये सज्जन जिंदल हैं, जाने माने जिंदल परिवार से आते हैं। इनके नवाज शरीफ से पारिवारिक संबंध हैं और पिछली दफा मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी इन्होंने। सार्क समिट के दौरान इन्हीं के कमरे में कहा जाता है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की आधे घंटे मुलाकात चली। सज्जन जिंदल, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त लाहौर में है। वो कहते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए, लेकिन बैक चैनल में, और जनरल मेहता आप बैक चैनल को अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप खुद बैक चैनल का हिस्सा हैं, बैक चैनल में कुछ भी ऐसे होता नहीं। सज्जन जिंदल का वहां पहुंचना, जिनके दोनों से नजदीकी रिश्ते हैं और नवाज शरीफ से तो पारिवारिक रिश्ते हैं। भाई ये तो 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात और अभी की बात। 1.5 साल पहले तो हाथ नहीं मिला रहे थे काठमांडू में, काठमांडू समिट, सार्क नहीं, वो समिट सामने तो, हाथ नहीं मिलाया, लेकिन पर्दे के पीछे आधे घंटे बातचीत हुई। भाई दुनिया तो आगे का हाथ देखती है, पर्दे के पीछे का हाथ का क्या मतलब है? अगर 1.5 साल पहले का ट्वीट, वो उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी के लिए गए हैं, वो तो बिजनेस वाले हैं, नवाज शरीफ का पूरा परिवार बिजनेस वाला, वो तो समझा। लेकिन गवर्नमेंट टू जी के लेवल पर क्या आगे बातचीत हुई है? अब अगर आप 1.5 घंटे और 1 घंटे एयरपोर्ट पे रहेंगे, आप क्या प्रोग्रेस कर पाएंगे? CBM बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, लेकिन पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो होता है जो कि स्थायी हो, जिससे कुछ निकल के आए। 1 घंटे की लाहौर हवाई अड्डे में इस बातचीत में कुछ निकल के आएगा या नहीं, इस सवाल के बारे में जवाब लेने के लिए हम आपको सीधे लाहौर लिए चलेंगे और वहां पर जानेंगे कि वहां के विशेषज्ञ, वहां के नेता, वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पहली प्रतिक्रिया आई है। मिरवेज उमर फारूक, हुर्रियत के चेयरमैन, कह रहे हैं कि मोदी की ये सरप्राइज विजिट का वो स्वागत करते हैं। कश्मीर के लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसा मौका जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान नजदीक आए, उसका स्वागत होना चाहिए। उनका कहना है कि पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है ताकि तमाम मुद्दों का कोई समाधान निकले, खास तौर से कश्मीर का। किन चीजों पर बातचीत होगी? शीलकांत शर्मा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या केवल ये एक जन्मदिन की बधाई देने का मौका है, या आपको लगता है 1 घंटा, जितनी भी देर वो रहते हैं लाहौर में, मुलाकात चलती है, कुछ ठोस चर्चा भी होगी? अब ये जो होगा वो तो उनकी बातचीत के बाद कोई वक्तव्य आएगा, कोई स्टेटमेंट आएगा, उससे पता लगेगा क्या किया। आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान तो ये है कि ये जो पूरा आयोजन है, मतलब मॉस्को से काबुल, काबुल से लाहौर पहुंचे हैं, तो एक सिग्नल बड़ा साफ है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिर से एक हाथ बढ़ाया गया है और पाकिस्तान उस हाथ को अच्छी तरह से थाम रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो ये जो आइस ब्रेकिंग है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान की स्थितियों को देखते हुए कई चीजें दरकार हैं। नहीं, पर बर्फ तो पिघल जाएगी, लेकिन अगर उसके नीचे ठंडा पानी हो और उस पानी में डूब जाए आदमी, तो क्या फायदा? पर देखिए, ये कम से कम पिघली बर्फ पे आदमी मरता तो नहीं है। गालिब का है कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। तो जब भी बातचीत होती है, आप रकीबों को जमा कर लेते हो कि भाई वो क्या कहे, हुर्रियत क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे कुछ बात तो करने दीजिए, उसको कुछ आगे तो बढ़ने दीजिए। और ये हम, मतलब ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी ने भी यही किया था, उसके पहले गुजराल साहब ने भी यही किया था, वाजपेयी जी ने यही किया था। तो भारत की तरफ से हमेशा पहल होती रही है। और होता है कि कई बार जब पहल हुई है भारत की तरफ से, तब सब पाकिस्तान की तरफ से दगा हुआ। वाजपेयी जी ने जब कोशिश की तब 26/11 हुआ। जब मनमोहन सिंह ने कोशिश की, उसके फौरन बाद मुंबई में हमला हुआ। इस वक्त रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी RSN सिंह इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम पे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सिंह साहब। ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम अपने जन्मदिन की पार्टी के कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड लोगों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश करना एक मास्टर स्ट्रोक है या बहुत बड़ी गलती? नहीं, देखिए, आपने एक छोटे उसमें शुरुआत की दाऊद से, तो अभी मैं किसी टेलीविजन चैनल पे था, तो वहां पे एक पाकिस्तान के गेस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा कि दाऊद हैज बीन फ्रीक्वेंटिंग दुबई और वो लंदन जाते रहे हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही कि भाई, अगर वो लंदन जाते रहे हैं तो हम लोग दोनों कंट्रीज मिलके फिर यूके को अनसिविलाइज्ड कंट्री क्यों नहीं डिक्लेयर कर दी? क्योंकि दुनिया की जितनी गंदी तंजीमें हैं,
सबका हेडक्वार्टर्स या तो है या रहा है लंदन में। और एक काम हम लोग कर लें कि अपने अपने बच्चों को वहां भेजना, वो ऐसे अनसिविलाइज्ड कंट्री में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दें। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। जहां तक आप पुराने उसे वाजपेयी जी के उससे अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप भी इस बात को मानेंगे कि जियोपॉलिटिकल हालात बदलते रहते हैं। और अभी जियोपॉलिटिकल हालात अभी आपको बिल्कुल साफ दिखा है जब वो रशिया से होके अफगानिस्तान में आए हैं। और अफगानिस्तान में अगर आपने उनकी पूरी फाइन प्रिंट अगर देखी होगी उनके स्पीच की, उन्होंने हर मुद्दे को कवर किया और उन्होंने पाकिस्तान को इनडायरेक्ट शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से कटघरे में खड़ा किया जी। उन्होंने यहां तक कि अपने हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं उनकी भी बात की। और मैं आपको ये बता दूं कि दो चीजें यहां पर बहुत अहम है कि नवाज शरीफ ने अभी अभी एक फीएट जारी किया था अपने मंत्रियों को और एड्स को कि कोई वो एंटी इंडिया बयानबाजी में ना इंडल्ज करे। ये वाकई में बड़ी बात है कि नवाज शरीफ ने अपने तमाम नेताओं को कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ बयान न दीजिए। शिवसेना और कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम पे जुड़ गए हैं। इस बीच हमें पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के हवाई अड्डे पर बैठे लोग हमें बता रहे हैं कि वहां के जो फ्लाइट रेडार्स हैं उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान दिखने लगा है, यानी कि एयर इंडिया 1 पाकिस्तानी वायु सीमा में घुस चुका है। इंडियन जेट का नाम है IFC 52। इस वक्त ये मियांवाली के नजदीक है और अब से थोड़ी ही देर में ये लाहौर में लैंड करने वाला है। बड़ी दिलचस्प ये शाम रहने वाली है क्योंकि बिरयानी तो खाएंगे ही, लेकिन ठोस निकलेगा क्या कुछ, और क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या बड़ी गलती, इस पर हम शिवसेना की भी राय जानेंगे। क्यों इतने परेशान हैं अपने सहयोगी दल बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी से, ये सवाल हम पूछेंगे। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.